Yes. So, hello everyone. Welcome you all at the Nimbus Learning English Academy. मैं अक्षर का स्वागत करता हूँ in the lecture series of metal cutting. Yes everybody, very good afternoon to all of you. प्रहर्ष, फटाफट आ जाइए और शुरुआत करते हैं. तो कल हमने कुछ बातें देखी थी. What is the ASA2 signature? उसमें क्या क्या आपका 6 एंगल होते हैं, एक नोज रेडियस होता है. उसके बाद हमने देखा कि why we need the ORS system, why we need the orthogonal rake system. हमें उस सिस्टम का नीड क्यों हुआ? Am I audible, my dear? Everybody? Am I audible properly? Yes or no? Okay, thank you. So now, then, उसके बाद हमने देखा, my dear, what is the conversion of the ASA to ORS? हम कैसे कन्वर्जन करेंगे? जो दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको. देन हम आ गए थे what is the process parameters. It means what is depth of cut, क्या होता है आपका, and what is the feed as well as what is the width of cut. There is basic difference between depth of cut and width of cut. As of all of you know what is depth of cut. It is the perpendicular distance between what machined surface and atmospheric surface. What is width of cut? सर कटिंग एज का वो लेंथ जो कि वर्कपीस के डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, दैट इट इज कॉल्ड एज विड्थ ऑफ कट. हमने देखा था W इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस साई एस. इट मीन्स अगर आप साई एस की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि अगर आप साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ाते हैं तो बट ऑब्वियसली आपका जो विड्थ ऑफ कट है वो भी बढ़ता है. जैसे हमने देखा यहाँ पे W इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस साई एस. जस्ट वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. अगर हम साई एस को बढ़ाते हैं तो आपका विड्थ ऑफ कट क्या होता है हमारे, बढ़ता है. ओके अगर आपका विड्थ ऑफ कट बढ़ गया तो कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज्यादा अगर आपका विड्थ ऑफ कट बढ़ गया तो इन द वर्कपीस और द टूल वियर एक्शन विल बी देयर. उस वियर से फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इस वजह से हम एक लिमिट तक अपने साइड कटिंग एज एंगल को बढ़ा पाएंगे. इट इज अप्रोचेस टू 30-35 डिग्री. इसलिए लैम्डा क्या होगा, 55 से कम नहीं हो सकता. इसका मतलब यह है अगर आपको टूल सिग्नेचर की पहचान करनी हो कि भैया कौन सा ASA है कौन सा ORS है, तो सेकंड लास्ट डिजिट है, सबसे लास्ट हो गया आपका नोज रेडियस. तो सेकंड लास्ट डिजिट है अगर आपकी इस रेंज में आ रही है 35 तक, 25, 30, 35, इट मींस इट इज अ ASA2 सिग्नेचर. अगर आपकी वो रेंज जो है वो अगर आ रही है माय डियर 55-60 के बीच में, देन इट इज बेसिकली व्हाट द एवरीबॉडी ORS टूल सिग्नेचर. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये प्रोसेस पैरामीटर्स हमने देखे थे. नाउ tell me the answer of this question. Yes. What is the right answer to this question, my dear? In ASA system, हाँ फीट तक हुआ था. वेरी गुड, फीट तक हुआ था. यस. इन ASA सिस्टम द टूल नोमेनक्लेचर आपको दे रखा है 8, 6, 5, 5, 10, 15, 2 mm. So then side cutting edge angle is, what is the side cutting edge angle? Everybody फटाफट आंसर दें. वेरी गुड प्रहर्ष, वेरी गुड. 15, सीधी सी बात है. इट इज वॉट द साइड कटिंग एज एंगल, इट इज वॉट द एंड कटिंग एज एंगल. ये क्या है आपका बैक रेक एंगल, इट इज साइड रेक एंगल. क्लियर? एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल. सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. अब अगर यहां पे आपको ASA नहीं भी गिवन होता, अगर यहां पे आपको ASA नहीं भी गिवन होता और दिखता इफ द टूल नोमेनक्लेचर इज दिस, देन व्हाट इज द साइड कटिंग एज एंगल, या कुछ भी पूछा था तो आपको पता होना चाहिए सर यहां पे कितना लिखा है 15 डिग्री. 15 का मतलब क्या है सर कि कहीं ना कहीं ये ASA टूल सिग्नेचर ही बात करने वाला है. क्या सबको क्लियर है एवरीबॉडी? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं. एक बार ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कीजिए फटाफट से. एक बार ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कीजिए.
in a single point turning tool, the side rake angle and orthogonal rake angle are equal. Psi s is the side cutting edge angle and phi is the principal cutting edge angle, and its ranges is 0 to 90 degree. The chip flow in the orthogonal plane, the value of psi s is closest to. तो वैल्यू ऑफ psi s होगा किसके क्लोज होगा? इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कीजिए और करने की कोशिश कीजिए. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस एवरीबॉडी, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नोट किया माय डियर? ओके, अब एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, क्या ये चाहता है. तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है सर कि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है वो ASA टू ORS कन्वर्जन को बता रहा है. बिकॉज इस क्वेश्चन में आपका साइड रेक्टेंगल भी है, इस क्वेश्चन में आपका ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल भी है, इस क्वेश्चन में आपको साइड कटिंग एज एंगल भी दे रखा है. मतलब कहीं ना कहीं सर ये जो क्वेश्चन है इट इज मिक्सचर ऑफ द ASA एंड ORS टूल सिग्नेचर. क्या सबको क्लियर हुआ दिस पॉइंट? कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो आपका ASA एंड ORS के कन्वर्जन पे डिपेंडेंट है. गॉट इट और नॉट माय डियर एवरीबॉडी? क्या आप समझ पाए कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो ASA टू ORS कन्वर्जन पे ही डिपेंडेंट है? बिकॉज कहीं ना कहीं उससे ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला है. एवरीबॉडी, क्या आप इस बात को समझ पाए? तो मैंने आपको दो फॉर्मूलाज लिखाए थे. मैंने आपको माय डियर दो फॉर्मूला लिखाए थे ASA टू ORS कन्वर्जन के लिए. तो हमने कहा था tan I लिखो यहां पे और यहां पे tan अल्फा नॉट लिखो. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? cos tan माइनस sin tan, और यहां पे cos tan प्लस sin tan. cos tan minus sin tan and cos tan plus sin tan my dear. क्लियर? सो यहां पे अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या था my dear? psi s, यहां पे भी psi s, यहां पे भी psi s और यहां पे भी psi s. बेक रेक्टेंगल, साइड रेक्टेंगल इज ऑफ साइड रेक्टेंगल, ये बेक रेक्टेंगल. क्या ये दोनों फॉर्म सबको समझ में आए my dear एवरीबॉडी?
नाउ अब इसमें कहा है इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल द साइड रेक एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल। तो आप देखें इन दोनों इक्वेशन में से किस इक्वेशन में आपका साइड रेक एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल दोनों ही उपस्थित हैं? एवरीबॉडी, किस इक्वेशन में दोनों ही प्रेजेंट है? फर्स्ट एंड सेकंड? हाँ, सेकंड में माय डियर, वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ध्यान में रखने वाले हैं। तो इस इक्वेशन में कहा है अगर अल्फा नॉट एंड अल्फा एस इक्वल हो गए, ध्यान समझिएगा, तो ये अल्फा नॉट और अल्फा एस माय डियर सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो पाएंगे, जब आपका साइज 0 होगा। वाई? अगर साइज 0 हो गया तो ये जो टर्म है वो 0 हो गई, यस और नो? अगर साइज 0 होगा ये टर्म 0 हो गई, और यहां पे अगर लिखूं मैं tan अल्फा नॉट इज इक्वल टू कॉस साइज, साइज अगर मैं 0 करता हूं, साइज अगर मैं 0 करता हूं माय डियर, अगर साइज 0 करता हूं तो ये टर्म हो गई माय डियर आपकी 0, कैंसिल हो गया, बिकॉज साइन साइज इक्वल टू व्हाट 0। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि कॉस साइज कितना होता है, कॉस 90, कॉस 0 कितना होगा 1, पीछे क्या बचा tan अल्फा एस, मींस यहां पे देख सकते हो सर tan अल्फा नॉट इज इक्वल टू tan अल्फा, मतलब अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा एस। इज इट क्लियर? यही क्वेश्चन में पूछा है फिर। इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल द साइड रेक एंगल अल्फा एस इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्थोगोनल रेक एंगल। तो इस कंडीशन में आपकी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइज इज क्लोजेस्ट टू, ये कब कंडीशन पॉसिबल होगी? जब साइज की वैल्यू क्या होगी माय डियर? एवरीबॉडी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइज? अरे तुम 45 लिख रहे हो यार, लिख तो रहा है 0 प्रिंस। 45 रखते हो तो फिर ये कैसे 0 होगा बोलो प्रिंस? अरे अभी दिखाए तो है साइज इक्वल टू 0, तो 0 है तभी तो पॉसिबल हो पाया है। हाँ प्रिंस, वेरी गुड, इट मीन्स A is the correct answer, A is the correct answer। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और बोल दूं इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल इफ इंक्लिनेशन एंगल एंड बेग रेक एंगल आर इक्वल। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं माय डियर और लिख दूं इफ इंक्लिनेशन एंगल is equal to bake rake angle, then what will be the value of psi s? Everybody, then what will be the value of psi s? मैंने अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया और लिख दिया इफ इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू बेक रेक एंगल, यस, वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन की भावनाओं को समझे माय डियर? क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझे? सिंपल सी बात है। अब मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन की बात करने वाला है। अगर आई और अल्फा बी, कहां गया, आई और अल्फा बी को मुझे इक्वल करना है तो साइज की वैल्यू कॉस साइज की वैल्यू में कितने रखूंगा माय डियर? 1। अगर कॉस साइज की वैल्यू मुझे 1 रखना है, अरे बोलो, तो मैं कह सकता हूं साइज की वैल्यू 90 होगा। इफ इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू बेक रेक एंगल, आई और मुझे अल्फा बी बराबर रखना है, तो साइज की वैल्यू 1 कहां होती है? जब साइज की वैल्यू क्या हो? 0। कॉस 0 0 होता है ना? सॉरी, आई एम सॉरी, आपको कॉस साइज की 1 रखनी है माय डियर।
अगर cos psi s की वैल्यू अगर आपको 1 रखनी है तो psi s की वैल्यू क्या होगी, बोलो, ये तो बोल दो, cos psi s की वैल्यू cos psi s की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 0. अगेन आंसर इज 0. अगर psi s की वैल्यू यहां 0 रख दिया तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, ये टर्म पूरा कट जाएगा माय डियर. तो दोनों के आंसर 0 ही है. प्रहर्ष ध्यान दो, आपने 90 लिखा था, गलत था वो, है ना, मैंने ध्यान नहीं दे पाया. अच्छे से देखो, यहां पे अगर देखें तो यहां पे भी हमें जो psi s की वैल्यू है वो चाहिए 0. बोलो क्लियर है कि नहीं? बिकॉज अगर psi s 0 होगा तो ये टर्म कट जाएगा और यहां पे cos psi s क्या होगा, 1. बिकॉज 0 इज इक्वल टू 1, देन आपका I इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बी. इन बोथ द केसेस psi s is closest to what, 0. In both the cases psi s is closest to what my dear, 0. क्या बात क्लियर हुई? क्या सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो प्लीज ये नोट करें अच्छे से और लिखें कॉपी में. बाय द वे दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन, बट हो सकता है कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस एसएससी में या कोई भी स्टेट एई जेई में पीएसयू के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए. इट इज, I can say that is easy question, it's not the any hard question, but हाँ आपको दोनों फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने जरूरी है ना. तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन. मुझे लग रहा है आज भी कुछ वीडियो ब्लर हो रहा है, क्या अटक रहा है क्या, क्या सही चल रहा है? नोट किया? यस, गुड आफ्टरनून. बट दोनों ही क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है ना, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का आंसर क्या होगा, साइज 0. सिंपल सी बात. क्लियर? सबको समझ में आया भाई? प्रहर्ष, रिया, रुचि, सीमा, प्रिंस, जो भी यहां बैठे हैं, राहुल, राहुल सागर, है ना. प्रहर्ष, अगर I और अल्फा बी को आपको इक्वल रखना है, I और अल्फा बी इक्वल कब रह पाएंगे? जब ये टर्म 0 हो जाएगी. और कब ऐसा होगा सर, tan I इज इक्वल टू tan अल्फा बी. अगर ये कंडीशन बन गई तो मैं कह सकता हूं कि सर I इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बी. ये इक्वेशन कब बनेगी? ये इक्वेशन तब बनेगी सर जब ये टर्म पूरी 0 हो जाए और ये टर्म जो है इसमें cos psi s की वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो tan I इज इक्वल टू tan अल्फा बी आएगा. ये टर्म को 0 करने के लिए psi s की वैल्यू मेरे को 0 चाहिए, बिकॉज sin 0 इज 0. बोलो, psi s की वैल्यू 0 चाहिए. जैसे ही psi s की वैल्यू 0 रखा, ये टर्म क्या हो गया हमारे, 0 हो गया, और ये टर्म कितना हो गया, cos psi s 1 हो गया. तो tan I इज इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा बी, मींस I इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बी. क्लियर प्रहर्ष? अब क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड. क्या सबने नोट कर लिया? देन ऑल्सो
साइज इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। वेरी गुड, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मशीनिंग। लिखे टाइप ऑफ मशीनिंग according to relative position of workpiece and tool, type of machining according to relative position of workpiece and tool। दोनों ही डायग्राम एक ही है माय डियर, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको विजिबल है? देखिए, ध्यान से देखेंगे, है ना। ये आपका टूल है, दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज व्हाट द टूल, और ये आपका वर्कपीस है। दिस इज व्हाट ए वर्कपीस। ये क्या आपका वर्कपीस है ना। नाउ यहां पे आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में आपका वर्कपीस मोशन कर रहा है, और जो कटिंग एज आपको दिखाई दे रही है टूल की, दे आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है, मोशन ऑफ वर्कपीस एंड कटिंग एज ऑफ द टूल, दिस इज द मोशन ऑफ वर्कपीस माय डियर। और कटिंग एज ऑफ द टूल क्या है, इस डायरेक्शन में है। बोथ आर परपेंडिकुलर, कटिंग एज एट 90 डिग्री, so cutting edge of the tool is perpendicular to what, the direction of velocity। everybody yes or no? इस टाइप की मशीनिंग को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मींस कटिंग टूल का जो एज आपको दिखाई दे रहा है, द टूल बेसिकली द एज ऑफ कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ वर्कपीस, या मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस, देन इट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मशीनिंग। नाउ अगर मैं बात करूं दिस काइंड ऑफ मशीनिंग, व्हेन कटिंग एज is not perpendicular to motion of workpiece या velocity of the workpiece, it is some angle, कुछ एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ एंगल में आपका कटिंग एज आएगा। when cutting edge in something angle in the velocity of workpiece, it is not exactly perpendicular, like in this case। this kind of machining is called the oblique cutting, या मैं कहूं oblique machining। इसे बोलते हैं अपन ऑर्थोगोनल कटिंग, इसे बोलते हैं अपन ऑब्लिक कटिंग। आप चाहें तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, ध्यान से देखें। दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग, दिस इज व्हाट ऑर्थोगोनल कटिंग,
and this is what the oblique cutting. इन ऑर्थोगोनल कटिंग, ये देखो आपको जो इस कलर का दिखाई दे रहा है, इट इज व्हाट टूल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इन ग्रीन कलर, ये आपका टूल है. ओके, लिख भी रखा है टूल. टूल का जो एज है, जो टूल का जो एज है, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस. जिस डायरेक्शन में वर्कपीस जा रहा है उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर है. दिस इज कॉल्ड द व्हाट, ऑर्थोगोनल कटिंग. इफ कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड, कुछ एंगल में है अगर, तो मैं कह सकता हूं सर इट इज व्हाट, ऑब्लिक कटिंग. क्या क्लियर हुआ? नाउ सर इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, कि सर कटिंग एज ऑफ द टूल, ये क्या है आपका, वर्कपीस का विद है क्या, इट इज व्हाट द विद ऑफ वर्कपीस. ध्यान से देखिएगा, दिस इज व्हाट द विद ऑफ वर्कपीस. ध्यान से देखते रहिए, ये आपका विद है वर्कपीस का, दिस इज व्हाट द विद ऑफ वर्कपीस. एंड यकीन मानिए दिस इज व्हाट द लेंथ ऑफ वर्कपीस. सो यहां से मैं कह दूं क्या, in orthogonal cutting the cutting edge of the tool is always greater than the width of the workpiece. Agree with me or not? Means the cutting edge का जो लेंथ है, ये आप देख रहे हो कटिंग एज का लेंथ, कटिंग टूल का जो कटिंग एज है उसका आप लेंथ देख रहे हो. तो कटिंग टूल का जो माय डियर लेंथ है आपका, इट इज ग्रेटर than the width of the workpiece. Yes or no? But if I talk about the oblique cutting, ये कटिंग टूल का जो एज है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है वर्कपीस की विद के. दिस इज व्हाट, विद ऑफ द वर्कपीस. दिस इज व्हाट, विद ऑफ द वर्कपीस. ये आपका लेंथ ऑफ द वर्कपीस. अरे इसको अगर विद माना तो मान लीजिए लेंथ है और क्या. अरे लेंथ इसको मान सकते हो, चलो लेंथ आप इसको भी मान सकते हो. अरे यार लेंथ आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. विद तो ये रहेगा, अगर आप चाहें तो लेंथ इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. इसको थिकनेस मान लें, इसको लेंथ मान लें, इसको विद मान लें. बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं विद की बात करता हूं, अगर मैं ओनली विद की बात करता हूं माय डियर, सो यहां पे जो क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग, तो आई कैन से दैट कि सर इन ऑर्थोगोनल कटिंग द टूल का जो लेंथ, आप समझ में आ रहा है आपको, जो टूल का जो लेंथ है, या मैं कहूं टूल की जो कटिंग एज है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस. बट इन द ऑब्लिक कटिंग जो टूल का कटिंग एज का जो लेंथ है, इट इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ वर्कपीस. इट मे बी ग्रेटर, इट मे बी स्मॉलर. डिपेंड करता है कि भाई किस एंगल में है ये. क्या दोनों फर्क क्लियर हुए? सबसे पहले बात, कटिंग एज जो आप देख रहे हो, इट इज कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस मोशन या वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस. यहां पे कुछ इंक्लाइन मोशन, कुछ इंक्लाइन होगा एवरीबॉडी. बट इन सेकेंड पॉइंट यहां पे देखें तो कटिंग एज ऑफ द टूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ द वर्कपीस. बट इन दिस केस the cutting edge of the tool is not always greater than the width of workpiece. It's sometimes greater than and sometimes lesser than. क्लियर? तो एक एक करके इसमें डिफरेंस देंगे. उसके पहले आप दोनों डायग्राम बनाओ. एक टेबल बनाएंगे माय डियर. एक तरफ लिखेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग, एक तरफ लिखेंगे ऑब्लिक कटिंग. ऑर्थोगोनल कटिंग में अपन डायग्राम ये वाला बनाएंगे एंड ऑब्लिक कटिंग में ये डायग्राम आप बनाएंगे. फटाफट से बनाओ एवरीबॉडी. फिर एक एक पॉइंट की बात करने वाले हैं. जस्ट रफ स्केच करें और दो डायग्राम बनाएं और फिर मैं आपको दिखाता हूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक.
this is what the cutting edge. कटिंग एज, दिस इज टूल, दिस इज वर्कपीस, सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ लिख रखा है. अरे कोई भी देख लो यार, दोनों डायग्राम एक ही है, ठीक है, तो डायग्राम एक ही है, जस्ट रफ एंड स्केच करें और डायग्राम बनाएं. तो सेम ही तो है, अरे सेम ही तो है बाबू, दोनों डायग्राम सेम ही है, बस थोड़ा समझाने के लिए दो डायग्राम लाया था कि आपको अगर विजिबिलिटी इससे अच्छी हो तो ये समझ में आ जाए, या तो ये समझ में आ जाए, ठीक है ना. दोनों सेम ही है बाबू, ये भी ऑर्थोगोनल ऑब्लिक, ये भी ऑर्थोगोनल ऑब्लिक, ठीक है, दोनों सेम डायग्राम ही है. अब आप बताओ विच डायग्राम को मैं जूम करूं, किस डायग्राम को मैं जूम करूं. Is your tool, this is your workpiece, you just draw the rough diagram, ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल कटिंग. एवरीबॉडी, this is the velocity of tool in this section, this is what velocity of tool, and this is what a cutting edge. So both are perpendicular to each other. This is the workpiece. This is your tool. This is the velocity of tool, my dear, and this is exactly, I can say, not perpendicular to the cutting edge. Okay, done. नाउ अब लिखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. यहां लिखें ऑर्थोगोनल कटिंग और यहां लिखें ऑब्लिक कटिंग. चलिए फर्स्ट नोट डाउन, ऑर्थोगोनल cutting and oblique cutting.
ऑर्थो कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग. देखिए फर्स्ट डिफरेंस, कटिंग एज ऑफ टूल is perpendicular to the direction of velocity, but in the no, क्या लोग लिख रहे हो रिया कुमारी, नोट नहीं होता क्या, नोट नहीं किया क्या? चलो एक बार ऐसा करो, एक बार डिफरेंस लिख लो, फिर वापस मैं कर दूंगा पीछे साइड, ठीक है? एक बार डिफरेंस लिख लो. देखिए ऑब्लिक कटिंग, cutting edge of the tool is inclined at an angle to direction of velocity. This is the first difference. Cutting edge of the tool is perpendicular to the direction of velocity, and cutting edge of the tool is inclined at an angle to the direction of the velocity. Note the second point. Cutting edge of the tool must be greater than the width of workpiece. The cutting edge of the tool must be greater than the width of the workpiece. And this kind of cutting edge of the tool may or may not be greater than width of workpiece. May and may not be greater than width of the workpiece. So my dear, यहां पे जो आपकी चिप निकल रही है इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग, तो चिप यहां पे आपकी निकल रही है, लेकिन मानिए दिस इज बेसिकली व्हाट योर चिप. कुछ ऐसी अगर आपकी चिप निकल रही है यहां से, दिस चिप इज ऑल्सो हैव परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी या कटिंग एज. तो चिप की जो वेलोसिटी है आपकी, द चिप वेलोसिटी इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज. बट यहां पे अगर देखें, chip velocity is also have an angle with cutting edge. क्या क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, अगर आपका कटिंग एज एंड वेलोसिटी ऑफ द वर्कपीस अगर परपेंडिकुलर है, तो चिप जो यहां से निकलने वाली है, अगर आप इसे कट कर रहे हो तो चिप यहां से निकलने वाली है, चिप की जो वेलोसिटी होगी, तो चिप वेलोसिटी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज ऑफ द वर्कपीस, सॉरी कटिंग एज ऑफ द कटिंग टूल. But in this case, in oblique cutting, the chip velocity is also have an angle with the cutting edge of the cutting tool. Agree, my dear? अरे बोलो.
Yes or no? In this is the velocity of a chip. This is VC. It's also VC. अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? तो यही पॉइंट लिख लें. नेक्स्ट. अच्छा रिया, अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिए. जिसने भी नोट नहीं किया था एक बार नोट कर लीजिए माय डियर. जिसने भी नोट नहीं किया था एक बार ये स्लाइड नोट कर लीजिए, फिर वापस मैं उस स्लाइड पे आता हूं. हो गया रिया? ओके. Now write the third point over here. The chip generates फ्लो ऑन द चिप. जहां से निकलती है उस फेस को हम क्या बोलते हैं? टूल के उस फेस को हम क्या बोलते हैं जहां से चिप फ्लो हो रहा है? अरे बोलो, चिप जहां से फ्लो हो रहा है उस फेस को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, रेक फेस. बात हो गई थी ना, रेक फेस. वेरी गुड. चिप जनरेट्स फ्लो ऑन द rake face and chip velocity is perpendicular to the cutting edge. Perpendicular to cutting edge. Perpendicular to cutting edge. At the same time, the chip generates flow on rake face and the chip velocity is making some angle with cutting edge. Making some angle with cutting edge. क्लियर? क्या तीनों पॉइंट आप सबको समझ में आए और आपने लिखे? डन? एवरीवन, सबका हो गया? वेरी गुड. नेक्स्ट लिखें. नेक्स्ट डिफरेंस. इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग वही चल रहा है, इधर ऑर्थोगोनल इधर ऑब्लिक. 4 डिफरेंस लिखें. During machining, if forces appear
in two dimensional appears in 2D then machining operation is called as orthogonal cutting operation. यहां पे लिखें in oblique cutting during machining if forces appear in 3D, three-dimensional, then machining operation is called as oblique cutting. एक बार लिखें फिर समझते हैं अच्छे से. In orthogonal machining, inclination angle is equal to 0, so that FC and FT कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स, बताऊंगा मैं क्या होता है दोनों फोर्स, अभी ओनली डिफरेंस लिख लीजिए, ठीक है ना. आगे अपन बात करेंगे जब फोर्सेस की, तो बताऊंगा क्या कटिंग फोर्स होता है, क्या होता है आपका थ्रस्ट फोर्स, बट अभी के लिए एक बार ओनली आप इस पर्टिकुलर डिफरेंस में लिख लें. इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग इंक्लिनेशन एंगल इज इक्वल टू 0, सो दैट एफसी एंड एफटी लाइज इन सेम प्लेन. दिस इज ऑर्थोगोनल प्लेन, पाई ओ, ऑर्थोगोनल प्लेन. इन ऑब्लिक मशीनिंग लिखें, इन ऑब्लिक मशीनिंग inclination angle is not equal to 0, therefore FC and FT cutting force and thrust force are not in same plane, देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें, पहले इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर दिखाता हूं आपको, अच्छे से समझाता हूं इसको. डन. देखें, अगर हम ऑर्थोगोनल मशीनिंग की बात करें तो जो कटिंग फोर्सेस वहां पे डेवलप्ड होने वाले हैं, वो कटिंग फोर्सेस जो हैं इन 2 डायमेंशन रहने वाले हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेन में रहने वाले हैं, ओनली सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में आपको सभी फोर्सेस दिखाई देने वाले हैं. और वो प्लेन कौन सा होगा, पाई नोट, मींस पाई ओ, ऑर्थोगोनल प्लेन. इट मींस इन ऑर्थोगोनल प्लेन इंक्लिनेशन एंगल इज 0, मैं दिखाऊंगा आपको जब फोर्स पढ़ाऊंगा. So that FC and FT, cutting force and thrust force, there are 2 types of force is applied on the workpiece by the tool during the machining, lies in the same plane, किस प्लेन में, पाई नोट. इसलिए हम कह सकते हैं सर ऑर्थोगोनल मशीनिंग की अगर मैं बात करना चाहता हूं, इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग
द फोर्सेज आर अप्लाइड इन व्हाट, टू डायमेंशनल, मींस ऑन ही एक ही प्लेन में आपके फोर्सेस लग रहे हैं। किस प्लेन में? पाई नोट में, मींस ऑर्थोगोनल प्लेन में। अगर एक ही प्लेन में आपके फोर्सेस हैं इन ऑर्थोगोनल प्लेन, तो हम क्या कहेंगे सर? इट इज अ टू डायमेंशनल फोर्सेस। अगर आपके एफसी एंड एफटी जो फोर्सेस अपीयर हो रहे हैं वो एक से ज्यादा प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, अगर, बिकॉज आपने देखा इन ऑब्लिक कटिंग, द कटिंग टूल, जो कटिंग टूल देख रहे हो आप, जो बेसिकली कटिंग एज ऑफ द टूल देख रहे हो, इट इज इंक्लाइंड विथ पोजिशन विथ द वर्क पीस। तो जो कटिंग फोर्सेस आने वाले हैं माय डियर, they are applied in different planes, so that in oblique cutting my dear forces appear in 3 dimensionally। अगर दो प्लेन में अगर आपको फोर्सेस दिखाई दिए तो इसका मतलब क्या है? फोर्सेस कैसे हैं आपके? 3D हैं। अगर एक ही प्लेन में है दोनों फोर्सेस इन ऑर्थोगोनल प्लेन, हम कह सकते हैं कि सर जो ये फोर्सेस हैं वो क्या है? आपके 2 डायमेंशनल है। बोलो क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी? क्या जो मैं बोल रहा हूं क्लियर है कि नहीं आपको यहां तक? क्या आप इसको अभी के लिए थोड़ा समझ सकते हैं कि सर इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग जो फोर्सेस अपीयर होते हैं वो एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन? ऑर्थोगोनल प्लेन। अरे बता रहा हूं प्रिंस, बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं, 2 मिनट रुको, ठीक है ना। एक ही प्लेन में अगर फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, एक ही प्लेन, तो फोर्सेस मैं कह सकता हूं कि आपके 2D होंगे। प्लेन का मतलब क्या? 2D माय डियर, 2 डायमेंशनल, एक ही प्लेन में है। अगर आपके फोर्सेस 2 डिफरेंट प्लेन में हुए, then it means it is called the 3 dimensional forces, because in the inclined means what, in the oblique cutting, the cutting जो आप देख रहे हो जो आपकी कटिंग एज है, जो आपके माइंड कटिंग एज है, इट इज जस्ट इंक्लाइन टू द वर्क पीस। यहां पे क्या हो रहा था, ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या हो रहा है? अगर कटिंग एज पे जो प्लेन है उसमें ही सबके सब फोर्सेस जा रहे हैं, बिकॉज कटिंग जो आपकी एज है इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू व्हाट? कटिंग, इट इज अ वर्क पीस। लेकिन इन द ऑब्लिक कटिंग माय डियर, यहां पे कुछ इंक्लिनेशन में है, ये कटिंग एज जो है वो इंक्लिनेशन में है, इसलिए यहां पे जो फोर्सेस डेवलप होने वाले हैं देर आर नॉट इन सेम प्लेन। कुछ आपके जो फोर्सेस है वो पाई सी में होंगे, कटिंग प्लेन में होंगे, कुछ आपके जो है वो पाई ओ में होंगे, ऑर्थोगोनल प्लेन में होंगे। क्या अब समझ में आया एवरीबॉडी? इट मींस जब आपने ये चीज पढ़ी थी, दिस इज व्हाट पाई सी, दिस इज पाई नॉट, ये आपका कटिंग प्लेन है और ये आपका ऑर्थोगोनल प्लेन है। अगर मैं ऑर्थोगोनल, या मैं कहूं अगर मैं ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करने वाला हूं, तो जो फोर्सेस आपको दिखाई देंगे वो ओनली इस प्लेन में दिखाई देंगे, इस प्लेन में, ऑर्थोगोनल प्लेन में। तो हम क्या कहेंगे सर, इस पर्टिकुलर प्लेन में अगर आपके फोर्सेस हैं तो उनकी स्टडी करना आसान है, बिकॉज दे आर 2 डायमेंशनल फोर्सेस, बिकॉज एक ही प्लेन में है। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन जब आप ऑब्लिक कटिंग की बात करेंगे तो फोर्सेस अपीयर इन पाई नॉट एज वेल एज पाई सी, दोनों ही जगह आपको जो है फोर्सेस दिखाई देंगे। अगर 2 प्लेन में आपको फोर्सेस दिखाई दिए, सबसे पहले उनकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे अपीयर इन व्हाट? 3 डायमेंशनली। एक प्लेन में नहीं है, एक से ज्यादा प्लेन में है, इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। क्या अब क्लियर हुआ प्रिंस? क्या अब क्लियर हुआ? इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑल द फोर्सेस अपीयर इन व्हाट? पाई ओ ओनली, ऑर्थोगोनल प्लेन ओनली, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट सर? इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल मशीनिंग। और एक ही प्लेन में अगर आपके फोर्सेस हैं तो उनकी स्टडी करना आसान है, because they are 2 dimensional। but in oblique cutting आप देख सकते हो कटिंग टूल का जो एज है दिस इज इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड है किससे? वर्कपीस से। इस वजह से जो फोर्सेस अपीयर होंगे वो पाई सी में भी होंगे और पाई नोट में भी होंगे। मैं एक्चुअली आपको विजिबल कराऊंगा कुछ समय बाद, जब मैं आपको फोर्सेस, जब अपन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग का फोर्स एनालिसिस, तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। क्या? अरे पता मैं कराऊंगा यार प्रिंस, रुको, मैं पता करवाऊंगा। अभी के लिए याद सकते हो इतना? अभी के लिए समझ गए इतना? अभी मैंने फोर्स की एनालिसिस बताई नहीं है आपको,
मैंने बस अभी इसलिए मैं इस टेबल में लिखा रहा हूं ताकि आपके पास एक टेबलर की फॉर्म में सब कुछ रहे, डिफरेंस रहे ऑर्थोगोनल का और ऑब्लिक का। ठीक है, मैं आगे फोर्स की एनालिसिस से बताऊंगा तो एक एक फोर्स यहां पे दिखाऊंगा, कौन सा पाई सी में जा रहा है, कौन सा पाई ओ में जा रहा है। क्लियर? क्या अभी के लिए इतना डाइजेस्ट कर सकते हो जो मैं टेबल में लिख रहा हूं एवरीवन? अरे सब कुछ बताऊंगा यार, खोल दूंगा पूरा, घबराओ मत। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखें। एग्जाम्पल showing broaching turning of very thin pipe, इन ऑपरेशन के अलावा जितने भी ऑपरेशन आप जिंदगी में करते हैं, कटिंग ऑपरेशंस, they all are oblique cutting, they all are my dear oblique cutting। लिखें except above other cutting operations, ये जो पास पे लिखे हैं except above other cutting operations are oblique cutting, इनके अलावा जितने भी कटिंग ऑपरेशन है, दे ऑल आर व्हाट? ऑब्लिक कटिंग। इन ऑल द कटिंग ऑपरेशंस माय डियर, कटिंग टूल इज हैविंग एन एंगल विद द वर्कपीस। एक बार लिखें इस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सबने लिखा है पॉइंट्स? एक्चुअली जब ऑब्लिक कटिंग की हम बात करने वाले माय डियर, ऑब्लिक कटिंग में क्या है, आपकी जो फोर्सेस हैं दे ऑल आर अप्लाइड इन व्हाट? 3 डायमेंशन माय डियर, और जिनका स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम जो फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो हम मानते हैं कि भाई हम ऑर्थोगोनल कटिंग की ही स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग या इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द स्टडी इज इजियर बिकॉज फोर्सेस आर इन व्हाट? 2 डायमेंशनली। इसलिए हम ऑब्लिक कटिंग को भी ऑर्थोगोनल कटिंग मान के स्टडी करते हैं, बिकॉज इसका स्टडी करना आसान है, बिकॉज फोर्सेस आर अप्लाइड इन 2 डायमेंशन। क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा क्लियर हुआ? तो फोर्सेस पढ़ेंगे तो मैं अच्छे से आपको और अच्छे से इन दोनों ही पॉइंट को अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब लगाएं नेक्स्ट हेडिंग। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्थोगोनल कटिंग का। लिखें ऑर्थोगोनल कटिंग, डालें हेडिंग ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग।
जस्ट आई ड्रॉ द डायग्राम, देन आप इसे ड्रॉ करेंगे. जस्ट प्लीज 1 मिनट वेट. बस एक बार डायग्राम बनाइए ये वाला एवरीबॉडी. दिस इज व्हाट माय डियर वर्क पीस. ये आपका वर्क पीस है. दिस इज व्हाट द टूल. दिस इज टूल. और यहां से आपका जो टूल है वो मशीनिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द मशीन्ड सरफेस. दिस इज कॉल्ड द मशीन्ड सरफेस. And this is called what? Unmachined surface. This is unmachined surface. Everybody? ये देखो मैंने टूल आपको इसलिए दिखाया ऐसा डॉट लाइन में. दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग. मीन्स कटिंग एज आप देख सकते हैं. कटिंग एज ऑफ द टूल 3D की बात करें. कटिंग एज ऑफ द टूल इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द टूल. ये ऐसा होगा 3D में टूल आपका. एवरीवन? सो द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? कटिंग वेलोसिटी. देन आई कैन से दैट इट इज ऑर्थोगोनल कटिंग. यस और नो? अगर 2D में देखें तो आपका टूल ऐसा ही दिखाई देगा. ये इधर आ रहा है मशीनिंग करता हुआ. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम. फिर मैं एक एक चीज की बात करने वाला हूं.
दिस इज चिप T2, TC लिख दें, T2. This is what your chip. क्या आपने डायग्राम बनाया? डन. करो करो, कोई बात नहीं. तब तक मैं सब और लिख देता हूं ताकि आप साथ में लिख दो सब कुछ. दिस इज रेफरेंस प्लेन. This is shear plane. This is what, my dear, rake face of the tool. This is flank.